साथियों, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों के सामने कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ वी, हमारा एज ए कपल, एज ए जोड़ा, हमारा फाइनल एम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। व्हाट इज अवर अल्टीमेट एम? क्या मेरी बात मनवानी मेरा एम है? मैं सुपीरियर हूं ये सिद्ध करना मेरा एम है? मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हूं ये मेरा एम है? मैंने बहुत कुछ किया इस परिवार के लिए ये जताना मेरा एम है? व्हाट इज अवर अल्टीमेट एम एज ए कपल? एज ए कपल माई अल्टीमेट एम एंड गोल इज कि हम हैप्पीली एक दूसरे के साथ में किस तरीके से अपने वैवाहिक जीवन का ये यात्रा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें। हेल्थियर लाइफ, विजय जी लिख रहे हैं हेल्थियर लाइफ, यस एब्सोल्युटली हेल्थियर लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ, खूब आनंद रहे जिस जीवन में, खूब प्यार बरसे जिस जीवन में, खूब आनंद रहे, खूब प्रमोद भाव रहे एक दूसरे के प्रति। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ इज। नेक्स्ट, हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल ये है कि हम किस तरीके से अपने वैवाहिक जीवन की इस गाड़ी को हम आगे बढ़ाएं। कल हमने देखा कि व्हाट इज मैरिज, मैरिज क्या होती है? मैरिज 7 जन्मों का ये संस्कार है, और ये 7 जन्मों का संस्कार मेरे लिए पहला वाला जन्म है कि 7वां वाला जन्म है, दैट वी हैव टू डिसाइड। एडवांटेजेस ऑफ मैरिज हमने देखे, खूब सारे एडवांटेज जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, एक दूसरे के प्रति पूर्ण भावेन रूप से समर्पित होकर पूरी अपेक्षाओं के साथ में जिनके प्रति न्योछावर हो जाते हैं, जिनसे हमारी अपेक्षाएं 100% शुरू होती है, इतने सारे एडवांटेज भगवान ने यदि किसी के माध्यम से दिए तो वो मैरिज के माध्यम से दिए। मैरिज इज ए लाइफ चेंज, कंप्लीट यू टर्न है माय डियर फ्रेंड्स, और इस यू टर्न को ठीक तरीके से स्थापित करने के लिए वक्त लगेगा, वक्त लगाने की जरूरत है, धैर्य के साथ में आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, जब धैर्य की बात की जाती है तो एक प्रश्न हमारे सामने सदैव उपस्थित होता है कि धैर्य रखना बहुत मुश्किल है, धैर्य रखा नहीं जाता, धैर्य रख नहीं सकते। तो मैं एक ही बात, एक ऐसा ही दार्शनिक व्यक्ति अरस्तु के पास पहुंचता है और वो बोलता है कि आप धैर्य रखने की इतनी सारी बातें करते हैं कि कोई भी हमारे लिए विपरीत बात करे, हमारा डिसरेस्पेक्ट करे, हमको सम्मान नहीं दे, हमारे बारे में बुरी बात करे, हमको जिस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है वो नहीं करे, फिर हम कैसे धैर्य रखें? धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। तो उसने उस दार्शनिक से पूछा, एक व्यक्ति ने विद्वान से अरस्तु से पूछा कि पानी में, छलनी में पानी टिक सकता है क्या? यदि छलनी में पानी टिक सकता है तो धैर्य रखा जा सकता है, अदरवाइज धैर्य इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरस्तु ने हंसते हुए उस ज्ञान पिपासु को, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था, उसको बोला कि यस, धैर्य रखा जा सकता है। इस पानी, छलनी को पानी में तब तक रखो जब तक ये पानी जमकर बर्फ न बन जाए, और जब ये पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो ये पानी उस छलनी के अंदर टिकता है। तो यदि इस प्रकार से छलनी में पानी टिक सकता है तो धैर्य को भी रखा जा सकता है। और धैर्य को रखने के लिए भगवान ने एक ही सूत्र दिया है, वी हैव टू रेस्पॉन्ड, वी हैव टू रेस्पॉन्ड, वी शुड नॉट रिएक्ट, एंड रेस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, रेस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड। रेस्पेक्ट हमने डिमांड करने की जरूरत नहीं है, रेस्पेक्ट हमने कमांड करना चाहिए। और रेस्पेक्ट हम किस तरीके से एक विवाह के जीवन में कमांड कर सकते हैं? जब हम देते हैं, दूसरों को देने से हमको रेस्पेक्ट कमांड हो सकती है। मैं यहां पर अगेन एक सेंटेंस का इस्तेमाल करता हूं, किसी के लिए कुछ किए बिना किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। किसी के लिए कुछ किए बिना, किसी के लिए कुछ किए बिना किसी के दिल को जीता नहीं जा सकता। और यदि किसी को दिल को जीतना है, रेस्पेक्ट को यदि पाना है, तो हमने कुछ देना होगा, और देने से ही इस दुनिया में बहुत सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है। इन सारी बातों पर यदि हमने फोकस किया तो डेफिनेटली हम मैरिज को नए पायदान पर लेकर जा सकते हैं। और इन्हीं सारी बातों को समायोजित करके हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, और इस तरीके से हम एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, हर शादी की 3 स्टेजेस होती है। सगाई के बाद में शादी की 3 स्टेजेस होती है साथियों। पहले स्टेजेस जिसको बोलते हैं हनीमून स्टेज, रोमांस की स्टेज बोलते हैं, शादी होने के तुरंत बाद से लगाकर टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वो वाली स्टेज रोमांस की स्टेज और हनीमून की स्टेज बोली जाती है। जब हमारी शादी होती है और शादी होने के बाद से फर्स्ट चाइल्ड के जन्म तक
जिस स्टेज को बोला जाता है वो रोमांस की स्टेज बोली जाती है, हनीमून स्टेज बोली जाती है। सबसे बेहतरीन पल जीवन का यदि कोई कहा जाए तो ये पहली वाली स्टेज है, जहां पर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, जहां पर कंप्लेंट के लिए नहीं कॉम्प्लीमेंट के लिए जगह होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पर कंप्लेंट के लिए नहीं कॉम्प्लीमेंट के लिए जगह होती है। एक दूसरे की कमियों को जहां पर नजरअंदाज किया जाता है, एक दूसरे की खूबियों को सराहा जाता है। और ये रोमांस वाली जो स्टेज है, मैं यहां पर जितने भी जोड़े आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप पहली वाली स्टेज में हैं तो आप इस बात पर फोकस करें। नेक्स्ट दिनेश भाई, नेक्स्ट स्लाइड। आप इस बात पर फोकस करें कि हम किस तरीके से ये वाली स्टेज में कैसे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, कैसे हम परिवार को जानने की कोशिश करते हैं। और ये परिवार को ये परिवार को जानने के इस क्रम के दौर में मैं यहां पर एक पिक्चर आपके सामने आ रहा है, दो पक्षी एकदम आसमान में खुले पंखों को उड़ाते हुए उड़ रहे। मैं यहां पर जो भी जोड़े इस फर्स्ट स्टेज में है, ये अपने शादी की स्टेज का सबसे कम दौर होता है, सबसे कम वक्त होता है, सबसे कम समय होता है। और ये पक्षी जिस तरीके से खुले आसमान में बेफिक्र होकर उड़ते हैं और उड़कर आसमान में उड़ते ही चले जाते हैं, मेरा भी निवेदन उन जोड़ों से कि बिना किसी बात पर फोकस किए हुए लाइफ फुल्ली जी लो, जी भर के इस जीवन को जी लो आप जी भर के। और जिस तरीके से आप इस जीवन को जी सकते हो, ये बेहतरीन पल है। और कुछ वक्त के लिए हमको ये वाला वक्त मिला है और इस वक्त को हमने जी लो जी भर के अंदाज के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। शादी के स्टेज का दूसरा चरण, दूसरा पायदान, जिसको रियलिटी की स्टेज बोली जाती है, पहले चाइल्ड के जन्म से लगाकर चाइल्ड जब एडल्ट बनता है, चाइल्ड की जब शादी होती है, तब तक का स्टेज जो है वो रियलिटी का स्टेज बोला जाता है। और साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा वक्त किसी को यदि कहीं मिलता है तो इस रियलिटी की स्टेज में मिलता है। और ये रियलिटी की स्टेज में जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। बहन का, लड़की का फोकस अपने बच्चे को ग्रो करने में लग जाता है और लड़का अपने प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने में लगता है, जहां पर उसको अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करना है, खुद को अपने परिवार में स्थापित करना है। ये सारे स्थापना के दौर में ये सेकंड स्टेज अपने जीवन का सर्वाधिक लंबा दौर, शादी के जीवन का सर्वाधिक लंबा दौर यदि इस रियलिटी का स्टेज में आता है, जहां पर हम हस्बैंड एंड वाइफ से ऊपर के हम पेरेंट्स के दौर में गुजरते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेजॉरिटी ऑफ लोग, आप आज जो हमारे झारखंड से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ लोग ये सेकंड स्टेज के लोग होंगे। ये सेकंड स्टेज के लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बढ़ती है। हम एज ए पेरेंट, एज ए सन और डॉटर इन लॉ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने का दौर चलता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि पहली वाली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हमारी नजरें एक दूसरे को ढूंढती थी। हम देखते थे वक्त निकाल के कि कहां वो नजर आए, और उसको लगता था कि कहां वो घर में आए। उसकी निगाहें घर के दरवाजे पे रहती थी, क्योंकि हम शुरुआती दौर में थे, हम हनीमून के स्टेज में थे। वहां पर हमारा फोकस सिर्फ अपने एक दूसरे की तरफ था। और जैसे ही हम रियलिटी के स्टेज में आए, हम हकीकत के इस दौर में आए, जहां पर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल रही है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, ये सारी बातों को अंडरस्टैंड करते हुए हमने सेकेंड स्टेज में आकर पहले वाले स्टेज की अपेक्षा करना हमारे मैरिज को डिफिकल्ट बना सकता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड वाली स्टेज में आकर पहले वाले स्टेज की अपेक्षा करना। मैं यहां पर अपने जीवन के रोमांस को कम करने की बात नहीं कर रहा हूं। और एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जीवन के 100 साल तक भी रोमांस खत्म नहीं होता, और रोमांस खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता को अंडरस्टैंड करते हुए हमने अपने जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए कि अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब हमारी जिम्मेदारियों के दायरे में बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब हम एज ए हस्बैंड एंड वाइफ से पेरेंट्स बन चुके हैं, डॉटर इन लॉ है, मेरे को सारे रिश्ते निभाने हैं, मुझे अपने व्यापार को एस्टेब्लिश करना है। ये सारी बातों को यदि समय रहते हमने अंडरस्टैंड किया, तो हमारे वैवाहिक जीवन को हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, is it realistic to expect honeymoon stage in reality stage? ये बात मैं कर चुका हूं।
रियलिटी की स्टेज में, हनीमून के स्टेज की अपेक्षा करना, अरे आप तो 6 बजे घर आ जाते थे, आप तो दिन में 5 बार फोन करते थे, दैट वाज हनीमून स्टेज माय डियर फ्रेंड्स। नाउ मेरा फोकस ये है कि मैं ऑफिस में हूं, मेरे को बिजनेस की कई सारे चैलेंजेस हैं, जिन पार्टी से पैसा आना उनसे पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास में खूब सारा स्टॉक है उसका ऑर्डर नहीं आ रहा। ये सारी बातों को मैं अगेन कहता हूं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझकर यदि हमने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो डेफिनेटली हमारा जीवन बेहतर बन सकता है, हम बेहतरीन तरीके से अपने जीवन का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इज इट ए रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट? नेक्स्ट, शादी के पड़ाव की तीसरी स्टेज है जिसको हम मैच्योरिटी की स्टेज बोलते हैं। साथियों, हमारे जैसे ही घर में हमारे बच्चों की शादियां हो गई, हम शादी के तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी की स्टेज। और ये मैच्योरिटी की स्टेज में आते आते हमारे को हेल्थ के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हमारे से लोग सलाह की अपेक्षा करना शुरू करते हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे ये अपेक्षा करना शुरू करते हैं कि अब वो हमको सलाह देंगे, अब हमको वो मार्गदर्शित करेंगे। नेक्स्ट दिनेश भाई, वो हमको मार्गदर्शित करेंगे, वो हमको सलाह देंगे। नाउ वी आर ग्रैंड पेरेंट्स, नाउ वी आर फ्रॉम पेरेंट्स टू इन-लॉज टू ग्रैंड पेरेंट्स। हम अपने को, अब हमारे हेल्थ के इश्यूज होने शुरू हो गए, अब हमारा यहां पर रिटायरमेंट की तरफ हम प्लान कर रहे हैं। ये तीसरी स्टेज में ये हम पहुंचेंगे। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग भी इस तीसरी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। और एक वक्त ऐसा आता है माय डियर फ्रेंड्स, ये तीसरी स्टेज पे पहुंचते पहुंचते एक वक्त ऐसा आता है जब दो पंछी में से एक पंछी उड़कर चला जाता है और एक पंछी अकेला यहां पर रह जाता है, हमारा घोंसला खाली हो जाता है। और जब ये घोंसला खाली हो जाता है तो उस अकेलेपन का दौर भी वैवाहिक जीवन के इस तीसरे स्टेज में शुरू होता है। मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहता हूं, ये सारी जीवन की हकीकतें जिनको हम एनकाउंटर करने वाले हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सभी लोगों से, क्या ये तीसरी स्टेज के लोग हमारे अपने घर में है कि नहीं? और यदि हमारे अपने घर में तीसरी स्टेज के लोग हैं तो हमने इस बात को समझना चाहिए कि जिस तीसरी स्टेज में हम आने वाले हैं उस तीसरी स्टेज के लोग हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल है और उस तीसरी स्टेज के लोगों की अपेक्षाएं बदल चुकी है। उन तीसरी स्टेज, जिस स्टेज में हम आने वाले हैं उस स्टेज के लोग हमारे घर में अवेलेबल है और उनकी अपेक्षाओं को अंडरस्टैंड करना, उनके हेल्थ के इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। मैं जितनी भी बहुएं यहाँ पर मेरे साथ में ट्रैवल कर रही है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं जो अक्सर मैं बेटियों को शादी से पहले कहता हूं कि बेटियां तो बेटियां पराई होती है और पराई होकर दूसरे घरों की मालकिनें बनने का अधिकार यदि भगवान ने किसी को दिया है तो सिर्फ बेटियों को दिया है। हम बेटों को तो अपने ही घर में बंटवारा हाथ लगता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बेटियां तो बेटियां पराई होती है और पराई होकर दूसरे घरों की मालकिनें बनती है। पराई होकर दूसरे घर की मालकिन बनने का हक भगवान ने यदि किसी को दिया है तो सिर्फ बेटियों को दिया है। और हम बेटों को तो अपने ही घर में, अपने ही जीवन में भागीदारी और हिस्सेदारी देनी पड़ती है, अपने ही घर में हमारे हाथ में बंटवारा लगता है और आप लोग तो दूसरे घरों में मालकिनें बनती है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, यदि मेरी एक टिप्स को आपने यदि फॉलो किया तो जो बहुएं, जो बेटियां शादी करके आती है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 6 महीने के अंदर पूरे के पूरे घर की सारी चाबियां, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी तरफ आ सकती है। और वो फॉर्मूला आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग उस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं? एटलीस्ट चैट बॉक्स में आप टाइप करिए या हैंड रेज करिए, एटलीस्ट तो मुझे मालूम पड़ेगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? भारती जी फ्रॉम एचओ लिख रही है यस। झारखंड हमारे ऑब्जर्वर प्रिया जी लिख रहे हैं यस। मैं चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ कपल से मुझे इस बात का आंसर मिलना चाहिए कि आप में से सारे लोग इस टिप्स को जानना चाहते हैं। यदि सारे लोग इस टिप्स को जानना चाहते हैं तो मेरी टिप्स बहुत साधारण है, बहुत इजी है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 10 महीने तक, 6 महीने तक, 10 महीने भी छोड़ दीजिए, 6 महीने तक यदि जो मैं बोल रहा हूं वो वाला काम यदि आपने किया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप दूसरे घर की मालकिन बन सकती है। और वो फॉर्मूला ये है कि सुबह 6 बजे सासू माँ को बिना शक्कर की चाय मिलती है, उनको बिना मांगे दे दो। 8 बजे ससुर जी को डबल शक्कर की चाय लगती है या बिना शक्कर की चाय लगती है, उनको उनकी चॉइस का काम कर लो। देवर को पोहे पसंद है, उनको पोहे खिला लो।
बिना कुछ किए जो बिटिया बिना तर्क वितर्क के समर्पण भाव से एक दूसरे के मन को समझते हुए ये छोटे छोटे काम यदि 6 महीने के लिए करती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो उसका दिल जीत सकती है। मैं एक स्टोरी के साथ में अपनी बात को शुरू करूंगा। एक बहू दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है कि डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताइए कि मेरी सासू मां 30 दिन के अंदर धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा मेडिसिन दीजिए कि मैं उसको पानी में और खाने में मिला के दूं कि वो हमारी सासू मां खत्म हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, फिर भी उसने कहा कि मैं ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये प्रिस्क्रिप्शन तभी काम करेगा जब आप रोज सुबह उठकर खीर, मालूपा, हलवा, पूड़ी जो जो पसंद है उनको खिलाओगे और फिर उसके साथ में मिलकर ये दवाई दोगे, तो ये दवाई कारगर होगी और 30 दिन आते आते आपकी सासू मां इस दुनिया से चली जाएगी। साथियों, आप देखिए, आप कल्पना करिए, आप विचार करिए कि वो बहू ने वो टैबलेट, वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई और खूब सेवा करनी शुरू की, सासू मां की खूब उनकी पसंद के पकवान बनाने शुरू किए, और एक ऐसा वक्त आया 15-20 दिन के बाद में दौड़कर डॉक्टर साहब के पास जाती है कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मेरी सासू मां को अब मुझे बचाना है। डॉक्टर साहब बोले ऐसा क्या हो गया 20 दिन के अंदर कि आपकी सासू मां को बचाना है? बोले वो सासू मां मेरे को खूब लाड करने लगी है, खूब प्यार करने लगी है, जो मेरे पे नाराज होती थी वो मुझसे खूब स्नेह करने लगी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा मैंने तो तेरे को सिर्फ एक फॉर्मूला दिया था, कोई गोली ऐसी दी नहीं जिससे उनको हार्म हो। मैंने तो तुमको ये बोला कि ये गोली तभी काम करेगी जब आप उनकी पसंद की चीजें बना के खिलाओ, उनका खूब ध्यान रखो। और आपने जो 15-20 दिन तक ध्यान रखा, उनका दिल अब आप पर आ गया है, उनका मन आप पर आ गया है, और इसके लिए आपको ये महसूस होने लगा है कि अब उनको बचाओ। द पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू, किसी के लिए कुछ किए बिना किसी के दिल को जीता नहीं जाता, चाहे वो हमारा अपना बच्चा हो, चाहे वो हमारी सासू मां हो, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारे इन-लॉज हो, सभी के दिल को जीतना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। और ये करने का दौर इसके लिए क्योंकि जिस तीसरे स्टेज में हम आने वाले हैं, उस स्टेज में आते आते हमारे अपने घर में भी उस स्टेज के लोग अवेलेबल है, और उनकी अपेक्षाओं को यदि हमने समय रहते समझने की कोशिश की तो हमारी बॉन्डिंग बेहतरीन हो सकती है, हमारे विवाह को नया डायमेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट 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 मैं हैंडआउट दे रहा हूं दूसरा, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग सेपरेटली भरेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इस हैंडआउट का। दिनेश भाई हैंडआउट प्लीज ओपन हैंडआउट। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हस्बैंड ये वाइफ भरेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट पूरा कंप्लीट करिए दिनेश भाई। नेक्स्ट यस, वाइफ ने लिखना है व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हस्बैंड, कितना पर्सनल टाइम चाहिए। साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त सामाजिक विकृतियों के दौर में हमारा समाज चल रहा है। मैं जब पर्सनल टाइम की बात कर रहा हूं तो हमारा मेजॉरिटी टाइम स्क्रीन टाइम हो गया है, और हम फेस टू फेस होने की बजाय हम फेसबुक पे ज्यादा रहते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको कई सालों पहले की बताना चाहता हूं कि मैं सुबह 4 बजे जयपुर के एयरपोर्ट पर जाता हूं अपना बोर्डिंग पास लेकर, और वहां पर गेट पर जाता हूं, लोग बैठे हुए सुबह 4 बजे सीट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और सबके हाथ में मोबाइल, और सारे लोगों की अंगुलियां चल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि वो अंगुलियां चलकर क्या कर रहे होंगे, वो व्हाट्सएप देख रहे हैं। व्हाट्सएप नामक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीव जंतु से इनका प्यार हो गया है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा व्हाट्सएप पर चलने लगा है, और सबकी अंगुलियां चल रही थी। ये तो कोई खास बात नहीं, उससे आगे की जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो बहुत ही खतरनाक है। वो व्हाट्सएप पे मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो मोबाइल जो निर्जीव है, जिसमें प्राण नहीं है, जो टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो रहा है, जीव से ड्राइव नहीं हो रहा है, मन से ड्राइव नहीं हो रहा है, उसके अंदर व्हाट्सएप के कुछ मैसेज देख के मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को मोबाइल के उस स्क्रीन को स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरे मन ही मन में यह प्रश्न आता है कि जो हमारी हंसी को समझता नहीं, जो हमारी हंसी को अंडरस्टैंड नहीं करता, जो हमारी हंसी को रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, उसको न जाने दिन में कितनी बार हम स्माइल देते हैं, कितना ज्यादा वक्त उनके साथ निकालते हैं।
लेकिन जहां पर हमारे रिश्ते हैं, जहां पर हमारी संवेदनाएं हैं, जहां पर हमारे भाव है, उनको हंसी देके, उनको स्माइल देकर, उनको हंस के, उनके साथ में खुलकर ठहाके लगाते हुए बरसों बरस बीत गए माय डियर फ्रेंड्स। मैं सारी बहनों से निवेदन करता हूं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको अपने हस्बैंड से? यू हैव टू राइट डाउन, ये स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो ले लें, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वाइफ, हस्बैंड की वाइफ से क्या अपेक्षा, नोट डाउन करें, हैंड आउट भरें। मैं किसी और के लिए भरने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ही जीवन साथी के लिए आपने भरना है माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर वाइफ? क्वालिटी टाइम कितना चाहिए? फाइनेंशियल मैटर्स, सपोर्ट, माय फ्रेंड्स, एनी अदर। ये सारी बातें जब हम लिखने बैठेंगे तब हमको ये एहसास होगा कि आज पहली बार मैं सारी फीलिंग्स को नोट डाउन कर रहा हूं। जो बातें मैं कई बार बोलना चाहता हूं वो बोलने की बजाय आज पहली बार पेन डाउन कर रहा हूं। और मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि 100 बात बोली हुई और एक लिखी हुई, कलम की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति लिखता है तो 100 बार सोचकर लिखता है, और जब वह व्यक्ति बोलता है तो बोलने के बाद 100 बार सोचता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर, हमारी एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं? राइट, एक्सपेक्टेशन यू हैव फ्रॉम योर पार्टनर ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। एक दूसरे से आपकी क्या अपेक्षाएं? क्वालिटी टाइम मैन एंड पर्सनल टाइम वुमेन, फाइनेंशियल मैटर, सपोर्ट्स, माई फ्रेंड्स, वुमेन की तरफ से माई मैटरनल होम, माई वर्क, कैरियर, बिजनेस, फैमिली मैटर्स, योर नेम। पहली बार आप एक दूसरे के साथ में अपनी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दिल के अंदर दबी हुई ये छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों को कितना बड़ा शेप दे सकती है, कितना सजोकर आगे बढ़ा सकती है। और ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक दूसरे के हैंडआउट को आज आप यहां पर नहीं, लेकिन घर पर जाकर जो जो हैंडआउट मैंने दिए हैं, हस्बैंड अपना हैंडआउट भरे, वाइफ अपना हैंडआउट भरे, और फिर दोनों साथ में बैठकर अपनी अपेक्षाएं लिखे और अपने हैंडआउट को एक्सचेंज करे। और ना सिर्फ एक्सचेंज करे, उनकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करें। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई है तो वो ये है कि ये तो मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है, ये तो मेरी फीलिंग्स को जानते ही नहीं है। मैं तो ये करना चाहती हूं, मैं तो ये बोलना चाहती हूं, ये समझते ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स। तो एक दूसरे की समझ, अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, और यदि हमने एक दूसरे की फीलिंग को स्पेस देने की कोशिश की, स्कोप देने की कोशिश की, रेस्पेक्ट देने की कोशिश की, तो हमारे रिश्ते एक नए डायमेंशन की तरफ, विंग्स की तरफ फ्लाई करेंगे। जिस तरीके से वो पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, खुले आसमान में उड़ रहे थे, हमारे रिश्ते भी और ज्यादा प्रामाणिक तौर पर आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हस्बैंड। क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है हस्बैंड से माय डियर फ्रेंड्स? अनकंडीशनल लव। हस्बैंड से अपेक्षा है कि वो हमारे से अनकंडीशनल लव करे। सिर्फ मैं ये करूं तो ही मुझे लव करे ऐसा नहीं, अनकंडीशनल लव। मैं सारी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या ये अपेक्षा हमारी हस्बैंड से है कि नहीं? और जितने भी हस्बैंड लोग मेरे साथ में प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप देखिए इन सारी चीजों पर, इन सारे बॉक्स पर, और आप नजर टिकाइए। और जहां पर आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोच सकती है, आपने उस बात पर लक्ष्य करने की जरूरत है, आपने फोकस करने की जरूरत है। शेयरिंग एंड केयरिंग। हस्बैंड से एक अपेक्षा है कि वो हमसे शेयर करे, वो हमसे केयर करे। ये तो कुछ बताते ही नहीं है हमको, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मैं कुछ भी करूं, ये तो कैजुअल हो गए हैं, ये तो सारी बातें छुपाते हैं। हर वाइफ की अपने हस्बैंड से अपेक्षा रहती है कि वो शेयर करे और वो केयर करे। लिसनिंग। हर हस्बैंड से वाइफ की अपेक्षा है कि वो मेरे मन की बात को सुने। मैं यहां जितने भी लोग यहां पर उपस्थित है उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान ने भी बोलने के लिए मुंह एक दिया है और सुनने के लिए कान दो दिए हैं।
भगवान भी ये चाहता है कि हम बोले कम और सुने ज्यादा। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा रिश्ता प्रगाढ़ बनेगा, उतना हमारा बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस में हम सुनते कम है, रिएक्ट डबल करते हैं और समझते तो बिल्कुल नहीं है। मैं झारखंड के लोगों की बात नहीं कर रहा। मेजॉरिटी ऑफ लोग जब सामने वाला बोलता है और आधी बात पूरी करता है, और जब तक वो आधी बात पूरी करता है अपने मन में तैयारी में लग जाता है कि इसको जवाब क्या देना, सुनने की बजाय इसको जवाब क्या देने की तैयारी में हम लग जाते हैं। तो यहां पर मैं सभी हस्बैंड लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हर वाइफ की अपेक्षा है कि हमारा हस्बैंड हमारी हर बात को ध्यान से सुने, सपोर्टिव रहे, मुझे सपोर्ट करे। मैं कुछ कम बेसी गलती कुछ भी करती हूं तो वो मुझे सपोर्ट करे, रेस्पेक्ट करे, मेरे साथ में आदर सम्मान के साथ में बात करे, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करे। सिर्फ बातें सिखाने की बातें नहीं करे, इमोशनली भी मेरे साथ में अटैच होना चाहिए। उन्होंने इमोशनली मेरी भावनाओं को समझना चाहिए। मैं कब दुखी होती हूं, कब मुझे अच्छा लगता है, कौन सी बात से मैं हतोत्साहित हो जाती हूं, कौन सी बातें मुझे प्रॉब्लम देती है, कौन सी बातें मुझे डराती है, कौन सी बातों से मुझे खुशी मिलती है। गिविंग इंपॉर्टेंस, मुझे भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर दैट। बीइंग इंडिपेंडेंट, बीइंग फेयर, गिविंग स्पेस, सरप्राइज गिफ्ट एंड शॉपिंग। मैं सारे हस्बैंड लोग जितने भी हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि सरप्राइज गिफ्ट एंड शॉपिंग साल में एक बार दो बार यदि आपने किया तो रिश्तों में खूब बड़ी प्रगाढ़ता आती है। लेकिन आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में 5 बार बोलने के बाद में भी हमारी तरफ से गिफ्ट नहीं जाते, हमारी तरफ से शॉपिंग के लिए नहीं जाया जाता। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनली जो चीज चाहिए वो तो घर में आनी ही है। इसके बजाय यदि वो वाला काम हमने हमारे हाथ से किया तो उसको भी अच्छा लगने वाला है। और वो सरप्राइज गिफ्ट और शॉपिंग का ये वाला दौर भी हमने शुरू करना चाहिए। आज संडे का वक्त है और जब आप घर की तरफ जाएं या घर से बाहर निकलें और सरप्राइज गिफ्ट और शॉपिंग पर उनको लेकर जाएं। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन खूब अच्छा लगता है। क्वालिटी का टाइम चाहिए उनको, हमारे से क्वालिटी का टाइम चाहिए उनसे। इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। बीइंग रेस्पॉन्सिबल एंड डोंट एक्यूमुलेट। जमा ना करें कि तूने उस दिन वो किया, तूने उस दिन ऐसा किया, तूने वैसा किया। डोंट एक्यूमुलेट। ये अपेक्षा है हर वाइफ की हस्बैंड से। जहां पर आपकी नजर टिके कि आपकी वाइफ ऐसे आपके बारे में ऐसा सोच सकती है, मेरा निवेदन है सभी लोगों से अपने उस रिश्ते के लिए, अपने उस प्रामाणिक रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए हमने यदि अपनी इस चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की तो डेफिनेटली हमारा अपना दायरा, हमारी अपनी विंग्स विवाह के इस दौर में और तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, लाइक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वाइफ। वाइफ से क्या अपेक्षा हस्बैंड की? अनकंडीशनल लव, केयरिंग एंड शेयरिंग, वेल ड्रेस्ड, बीइंग फ्रेंडली। मैं कैसा भी रहूं चलेगा लेकिन मेरी वाइफ वेल ड्रेस्ड रहनी चाहिए, ये अपेक्षा होती है हर हस्बैंड की। फन लविंग, सिर्फ नाक पे गुस्सा ही नहीं होना चाहिए, फन लविंग होनी चाहिए, बात बात में नाराज नहीं होनी चाहिए। शी हैज टू बी फन लविंग। सुनना चाहिए, कुछ बोलूं समझूं उसके पहले उसने भी समझना चाहिए। पेशेंस एंड टॉलरेंस, चीजें स्थापित होने में वक्त लगता है। हर हस्बैंड की अपेक्षा है कि थोड़ा सा धैर्य रख, सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कीपिंग द हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को किस तरीके से ऑर्डर में रखना, दैट इज एक्सपेक्टेशन। रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग इंपॉर्टेंस, बी हेल्पफुल, हेल्दी कम्युनिकेशन, मेक हाउस टू होम, इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ MIL। हर हस्बैंड की अपेक्षा रहती है अपनी वाइफ से कि वो मदर इन लॉ से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, मुझे बीच में ना लाए। आप जो भी बात करनी है मम्मी से डायरेक्ट करो, मेरे को बीच में ना लाएं। ये हर हस्बैंड की अपनी वाइफ से अपेक्षा रहती है। टच, स्माइल एंड हग इज ए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वाइफ बाय हस्बैंड। डोंट एक्यूमुलेट। लाइकवाइज मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर भी आपकी नजर टिके, जहां पर भी आपको लगे कि आपके हस्बैंड आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली आपने उस पर लक्ष्य बनाना चाहिए, आपने फोकस करना चाहिए और आपने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके चीजों को इंप्रूव करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ एक नए डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट,
देयर इज ए नीड फॉर मोर ओपननेस। आज के इस बदलते हुए जमाने में सबसे ज्यादा क्या लर्निंग हमको लेने की जरूरत है? हमको बहुत ज्यादा ओपननेस के साथ में रहने की जरूरत है। हमारा जीवन कांच की तरह होना चाहिए। प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता, कांच कभी झूठ नहीं बोलता, पानी के अंदर हमारा प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता, कांच कभी झूठ नहीं बोलता। तो हस्बैंड एंड वाइफ के इस पवित्र रिश्ते में जितनी ओपननेस होगी उतना ही रिश्ता प्रगाढ़ बनेगा। तो हमारे लिए लर्निंग ये है कि हमने अपनी ओपननेस को एक्सपांड करना चाहिए, अपनी ओपननेस को बढ़ाना चाहिए। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो भाव है, ये भाव की तरफ कभी नहीं बढ़ना। हमारा भाव जो है वो रिक्वेस्ट वाला भाव होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो दैट इज वेल एंड गुड, और यदि नहीं भी हुआ तो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। जितने फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना हमारे अपने लाइफ का नया डायमेंशन, नए क्षेत्र की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमको और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। मैं जैसा सोचती हूं वैसा ही होना चाहिए। पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, क्या जीवन और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में है क्या? जीवन के दो सबसे बड़े आयाम है, मेरी जीवन और मेरी मृत्यु, दो इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये दो चीजों के बीच में जीना कैसे, इस दो छोर के बीच में रहना कैसे, इन दो छोर के बीच में अपने जीवन को उपयोगी कैसे बनाना, ये मेरे कंट्रोल में है। और ये तभी हो सकता है जब मैं ओपननेस के साथ रहूं, मैं ट्रूथफुलनेस के साथ रहूं, मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहूं, मैं एडेप्टिवनेस के साथ रहूं। मैं जितना एडेप्ट कर सकता हूं, मैं जितना लोगों को समायोजित कर सकता हूं, जितना लोगों को साथ में रख सकता हूं, जितना लोगों को सम्मान दे सकता हूं, जितना लोगों को स्कोप दे सकता हूं, जितना लोगों को एक साथ में अच्छा फील करने की भावना प्रदान कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिवनेस। और यदि मैं ये कर पाता हूं तो डेफिनेटली हमारे रिश्तों में मधुरता के नए आयाम आने वाले हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर लाइफ पार्टनर ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, डोंट प्रूव देम ब्लाइंड माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको ब्लाइंडनेस के साथ में प्यार करते हैं, कभी उनको अंधा साबित मत कर देना। वी हैव टू बी ट्रस्ट वर्दीनेस। हमारा एक दूसरे के प्रति इस पवित्र रिश्ते में जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लोजर बॉन्डिंग विद स्पाउस एंड फैमिली एंड बेटर कम्युनिकेशन, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। यदि हमने कम्युनिकेशन को भी बेहतरीन तरीके से किया तो हमारे रिश्ते में बॉन्डिंग आने वाली है। नेक्स्ट, ग्रेट मैरिजेस डोंट हैपन बाय लक, they are the result of consistent investment of time, thoughtfulness, respect, trust, affection, forgiveness and commitment between husband and wife. Much of these can be achieved through effective communication. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग एक साथ में इस बात को पढ़ें। ग्रेट मैरिजेस डोंट हैपन बाय लक। किस्मत से अच्छी शादी परिवर्तित नहीं होती है, अच्छी शादी हैपन नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। दे आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, थॉटफुलनेस, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, अफेक्शन, फॉरगिवनेस एंड कमिटमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और यदि हमने इन सारी बातों पर लक्ष्य किया तो डेफिनेटली हमारे रिश्तों में और ये सारा अचीव किया जा सकता है थ्रू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? A system or a process by which information is exchanged between person by speech, writing, sign और behavior। हमारा कम्युनिकेशन कैसा है? मैं यहां पर कार्यक्रम के 15-20 मिनट के अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा हूं और उसके बाद में हम ओपन डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम अपना कार्यक्रम शार्प 8:50 को हम क्लोज करेंगे। मैं यहां पर चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम के बाद में मैं आप लोगों के रियल फीडबैक लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि भाषण 1 घंटे करो या भाषण 2 घंटे करो, चावल के दाने में पूरा भगोना पकाने की जरूरत नहीं है। समझदार लोग सिर्फ 2 दाने उठाकर भी उस भगोने को पका हुआ समझते हैं। जिन लोगों को सीखना होगा, जिन लोगों को समझना होगा, वो सिर्फ एक बात को जीवन में लगाकर एक 360 डिग्री का नया डायमेंशन ला सकते हैं। और जिनको नहीं सीखना होता है, उनको कितने ही गीता का ज्ञान दे दिया जाए, वो जीवन में कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यदि हमको जीवन में सीखना है तो अपने माइंड को ओपन रखना होगा। जो लर्निंग हमने की है उस लर्निंग के साथ में जीना होगा, उस लर्निंग के साथ में ट्रैवल करना होगा। और यदि हमने उस लर्निंग के साथ में ट्रैवल किया
तो डेफिनेटली हमारा जीवन तो बेहतर होगा ही, हमारी अगली जनरेशन को भी हम बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट यू कम्युनिकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू कम्युनिकेट इज इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट। हेलो जी, आपको मालूम है क्या, आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। तब ये समझ में आता है कि दिल से बोल रहा है, नहीं तो फिल्म के डायलॉग जैसे रटाए जाते हैं ना, सुनो जी आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। फोन लगाया हमने और उनसे पूछा क्या 2 मिनट में आपसे बात कर सकती हूं क्या, तो डेफिनेटली आपके प्रति उसका सोचने का थॉटफुलनेस चेंज हो जाएगा, उसका रवैया बदल जाएगा और उसका मन करेगा कि यहां पर कंप्लेंट नहीं आने वाली है, वो मेरे से बात करना चाहती है। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे कम्युनिकेशन में कंप्लेंट रहता है माय डियर फ्रेंड, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लेंट का वर्च्यू डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाता है। हम जितनी ज्यादा कंप्लेंट करेंगे उतना हमारे मन के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ने की बजाय हमने अपने कम्युनिकेशन के पैटर्न को बदलना होगा। यदि आप समय पर आज घर पर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा आपकी क्या कन्वीनियंट है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको समझ में आएगा कि अब मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड बदल चुके हैं और अब मेरा मन उससे बात करने का स्वतः ही ज्यादा बनने लगेगा। क्यों दोस्तों के साथ कंफर्ट है, क्योंकि दोस्त कंप्लेंट नहीं करते, दोस्त प्रेशर में नहीं रखते, दोस्त जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराते, दोस्त कैजुअल रहते हैं, ओपननेस के साथ रहते हैं, फ्री देते हैं, स्पेस क्रिएट करके देते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही जीवन को परिवर्तित करती है माय डियर फ्रेंड्स। और आप क्या कम्युनिकेट करने की बजाय कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो पर यदि हमने लक्ष्य किया तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। मैं यहां पर एक लाइन बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हो कि लफ्ज भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई, या तो किसी के दिल में उतर सकते हैं या किसी के दिल से उतर सकते हैं। लफ्ज भगवान ने ऐसी चीज बनाई, या तो किसी के दिल में उतर सकते हैं या किसी के दिल से उतर सकते हैं। बहुत नैरो गैप है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत थिन लाइन है। या तो किसी के दिल में उतरे या किसी के दिल से उतरे, और ये लफ्ज के माध्यम से होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी का है तो वो है कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, साइलेंस भी होता है। जहां पर कई बार हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं तो वहां पर साइलेंस भी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए आपने भाई साहब को खूब सारा डांट पिला दी, खूब सारी झाड़ पिला दी, खूब सारी बातें उनको बोल दी, और वो बिना रिएक्ट करके चुपचाप ऑफिस चले जाए और 4-5 घंटे नहीं आए, आपका घर में मन लगेगा क्या? तो साइलेंस इज ऑल्सो ए बिगेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जहां पर कुछ नहीं बोलना हो वहां पर साइलेंस रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है। मेरी बात रहे न रहे चलेगा, लेकिन रिश्ते प्रगाढ़ रहने चाहिए, पर हमने फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट, कीप ऑल मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज ओपन। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, रात गई और बात गई, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ और के बीच में कंप्लेंट नहीं होती है, लेकिन एक नियम बना ले कि रात गई और बात गई, कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। कीप ऑल मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज ओपन। जितने कम्युनिकेशन के रास्ते हैं उन सबको हमने ओपन रखना चाहिए, और उन सबको यदि हमने ओपन रखा तो डेफिनेटली हमारे रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी, और कड़वाहट आई तो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। हमने 7 जन्मों के रिश्तों की बात की है, और 7 जन्मों के ये रिश्ते किसी एक इंसिडेंट से, किसी एक इवेंट से कमजोर नहीं होने चाहिए। किसी एक बात से हमारे 7 जन्मों के संस्कार सत विक्षत न हो, इस बात पर हमने लक्ष्य करना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, बी ट्रूथफुल, बी ट्रस्टवर्दी। जितना है
व्हाट आई एम, मैं जो हूं हूं, जो नहीं हूं नहीं हूं। कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द कंसर्न पर्सन, जिनसे बातचीत करनी है उनसे डायरेक्टली बात करें। अब भाई साहब यदि समय नहीं दे रहे और अपनी बहन को हम बोलते हैं कि तेरे जीजाजी तो अब समय नहीं देते, जीजाजी उधर वो वाले जीजाजी खूब टाइम देते हैं तेरे को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या अब हम अदला बदली कर सकते हैं क्या? अरे जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर बात करने की जरूरत है। जिस बटन से स्विच बल्ब शुरू होता है उसी बटन से बंद होगा। यदि बाजू वाले बटन को दबाया तो हो सकता है कि दूसरा वाला बल्ब जलेगा, बंद हो जाएगा। मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 लाइनें याद करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने 4-5-6 लाइनें बनाई थी, वो आपके सामने रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बादलों के संग देखे हैं। हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बादलों के संग देखे हैं। और जैसे जैसे मौसम बदला वैसे वैसे लोगों के रंग बदलते देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला वैसे वैसे लोगों के रंग बदलते देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसी का गीत लोगों के संग गाया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और हमारी मायूसी का गीत लोगों के संग गाया करते थे। अचानक हैप्पी फैमिली के प्रोग्राम के माध्यम से जीवन में एक नया बदलाव आया। अब हमने हमारी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब हमने हमारी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हंसी का बीज बोते हैं और रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रोते हैं। यदि रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रोते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस लाइफ इज फैंटास्टिक, दिस लाइफ इज ब्यूटीफुल। छोटे छोटे कारणों से हमारे जीवन को हम प्रभावित न करें, इस जीवन को आनंद के साथ लें, इस जीवन को आनंद के साथ में आगे बढ़ाएं। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचें और फिर बोलें। देयर इज ए कारपेंटर रूल, मेजर ट्वाइस एंड कट वंस। कारपेंटर जब काम करता है तो लकड़ी को 2 बार मेजर करता है और फिर काटता है। थिंक बिफोर यू स्पीक, 2 बार बोले और फिर काटें, फिर बोलें। सोचें, 2 बार सोचें और फिर बोलें। बी पोलाइट वाइल स्पीकिंग, जितना पॉसिबल हो उतना नम्र व्यवहार रखें। जितना सरल, जितना तरल बनेंगे उतना ही हमारे अपने लाइफ का वैल्यू ग्राफ बढ़ने वाला है। हमारे पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, हमें चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली। नेक्स्ट, सेंस द मूड बिफोर रेजिंग एन इश्यू। बोलने से पहले एक दूसरे के मूड को समझने का प्रयास करें। हमको लगे कि आज अभी किसी दूसरे व्यापारिक परेशानी का कारण बन रहे हैं, उस समय हम कोई बात जो जरूरत वाली है, जो हमारे बात करनी है, हमको जो बात मनवानी है, वक्त लगाएं, धैर्य रखें और समय के साथ, समय को समझते हुए, समय को जांचते हुए, सेंस द मूड बिफोर यू रेजिंग एन इश्यू। यूज फीडबैक टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं ऑनेस्टली, आप में से कितने लोगों ने अभी अपने जीवन काल के 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल जितने पूरे किए, कभी आपके लाइफ पार्टनर को आपने पूछा क्या मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है मैंने क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मैंने कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए? लिसन विथ एन ओपन हार्ट एंड रेगुलेट इमोशंस। खुले दिल से सोचें, खुले दिल से सुने। रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट टू कनेक्ट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, we should respond, we should not react to connect. Build sensitivity towards non-verbal communication. यदि मन छोटा हो रखा है, मन दुखी हो रखा है, तो सेंसिटिविटी के साथ, संवेदना के साथ उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज की टू बॉन्डिंग। यदि हमने अफेक्टिवली अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिश्तों को कम्युनिकेट किया तो हमारी बॉन्डिंग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाली। नेक्स्ट,
द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज बॉन्डिंग? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए स्पेशल रिलेशनशिप विथ समबडी और विथ ए ग्रुप ऑफ पीपल। बॉन्डिंग का मतलब एक प्रोसेस है कि हम कैसे लोगों के साथ में स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉन्डिंग बने। नेक्स्ट, बॉन्डिंग कम्स विथ, बॉन्डिंग कैसे आती है? रेस्पॉन्डिंग एज ए कपल। यदि हम एज ए कपल रेस्पॉन्ड करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है। हस्बैंड सिर्फ अच्छा व्यवहार कर रहा है घर में और वाइफ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, कभी बॉन्डिंग नहीं आएगी पूरे परिवार में। यदि हमने एज ए कपल, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों के भाव सेम है, ये दोनों तो सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरे परिवार को चाहते हैं, नॉट आई, वी। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप बोलकर देखिएगा, आपके माइक बंद रहे, मैं कितनी देर आप बोल सकते हैं? मैं आप बोल सकते हैं 5 मिनट तक मैं रुक जाएंगे आप 10 सेकंड के बाद। और अब आप बोलिए हम, कभी थकेंगे नहीं आप। और ये अंगुली देखिए आप, ये चारों अंगुली अलग अलग है, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है। अब इनको मोल्ड करिए, ये चारों इक्वल हो गई। प्रकृति ने क्या सिखाया हमको कि थोड़ा सा मोल्ड होने से सारी चीजें समान हो जाती है, रिश्ते बेहतर बन जाते हैं। और ये होता है जब हम एज ए कपल रिस्पॉन्ड करते हैं, हैविंग ए कंसेंसस अप्रोच। न तेरा न मेरा, हमारा, हमारे परिवार की बेहतरी के लिए क्या होगा, मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं, मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है। वी हैव टू हैव ए कंसेंसस अप्रोच। एक्सेप्टिंग एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। घर के काम वाली बाई आपके घर में 10 साल से काम कर रही है और 2 साल से एक बाई काम कर रही है, घर की चाबियां किसके हाथ में दोगे? किसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आएगी? किसके ऊपर विश्वास ज्यादा होगा? जो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, यदि अपने को अपने परिवार में जगह बनानी है तो हमको एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शेयरिंग क्वालिटी टाइम्स, बीइंग ए सोर्स ऑफ सपोर्ट, लव एंड केयर। लोगों को ये लगना चाहिए कि इनके पास बैठो तो खूब प्यार बरसता है, खूब सपोर्ट करते हैं, खूब लव करते हैं। बीइंग रियलिस्टिक, रेस्पेक्टफुल एंड फ्लेक्सिबल, गिविंग ए पेशेंस, हियरिंग, ऑल्सो बीइंग अवेयर ऑफ डोंट। क्या क्या हमने नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमारी सीमा के दायरे में नहीं आता है, इस बात पर हमने लक्ष्य करने की जरूरत है। नेक्स्ट, डोंट एज्यूम दैट यू नो व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग और फीलिंग। ये जो परसेप्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत खतरनाक है। डोंट क्रिएट ए परसेप्शन इन द माइंड कि वो मेरे लिए ऐसा सोच रहा होगा, वो तो मुझे चाहते ही नहीं है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते, वो तो मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं देते। परसेप्शन कभी नहीं करना। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक लड़का 20 साल का, उसके जन्मदिन पर उसके भाई ने उसको बेहतरीन होंडा कार गिफ्ट दी। हकीकत की स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। 20 साल के लड़के को उसके बड़े भाई ने होंडा कार गिफ्ट दी और खूब खुश था, बर्थडे पर गिफ्ट मिला। वो रोड पर ड्राइव कर रहा था और रोड पर जाकर एक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है, रेड सिग्नल होता है। एक 11-12 साल का लड़का जो रोड पर भीख मांग रहा होता है, वो उसके दरवाजे पे ग्लास पे अपना खटखटाता है और उसको बोलता है कि शीशा नीचे करो ना। उस लड़के को एक बार लगा, यार लड़का भीख मांगने वाला है, काय को खोलूं आजकल, इसने तो बहुत हिम्मत कर ली, मेरे कार के शीशे को खटखटा दिया। फिर भी वो हाथ जोड़ के कार्ड को वापस ग्लास को खटखटाया। तो उसने देखा छोटा सा बच्चा है, क्या करेगा, कुछ भी नहीं है, चलो खोल के ग्लास को नीचे किया। तो वो लड़का उसको बोलता है कि भैया ये कार आपकी है क्या? तो बोले हाँ मेरी है। क्यों, तेरे को डाउट है क्या? नहीं नहीं, बहुत नई कार है, बहुत यंग लग रहे हो और आपके पास कार है। बोले नहीं नहीं, मेरे भाई ने आज मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी और मेरे लिए है, मेरे को लाके दी है। अच्छा तो क्या मुझे एक हेल्प करोगे क्या, मुझे भी चक्कर कटाओगे क्या इसके अंदर? वो लड़का बोला। उसने देखा कि चलो बच्चा छोटा है, बिठाते हैं इसको, गाड़ी में बिठा दिया और चक्कर कटाने के लिए निकला और सोचा कि 1-1.5 किलोमीटर आगे उसको छोड़ देंगे कहीं पे। अभी मन ही मन में सोच रहा है कि साले भीख मांगने वाले लोग कितने अजीब होते हैं। पहले दरवाजा खटखटाया, अब गाड़ी में बैठ गया और अब और कुछ मांगेगा, मतलब छोटी वाली अंगुली पकड़ाई, ये वाला पकड़ा और अब हाथ पकड़ने लग गया। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी उसने कहा कि भैया मेरे ऊपर एक हेल्प करोगे क्या, मेरे को एक रिक्वेस्ट करोगे क्या, मेरे को मेरे घर तक छोड़ोगे क्या?
ये मन ही मन सोचने लगा कि लड़का बड़ा चतुर है, पहले गाड़ी में बैठा, अब घर के तक छोड़ने की बात कर रहा है, और वहां पर जाकर कॉलोनी में, जिस छोटी कॉलोनी, गंदी कॉलोनी में रहता है, वहां पर लोगों को बताएगा कि देखो मुझे सेठ गाड़ी में छोड़ने के लिए आया, आज मेरी कितनी वैल्यू है। ये कौन सोच रहा है? जो लड़का ड्राइव कर रहा है, मन ही मन में सोच रहा है। वो जाकर एक तंग गलियों के अंदर, ये गरीब लोग, भिखारी लोग कहाँ रहते होंगे आप भी जान सकते हैं, एक तंग गलियों के अंदर से गाड़ी जाके एक जगह पर रुकती है, और वो लड़का रुककर बोलता है, भैया सिर्फ 2 मिनट मेरी बात और इंतजार करना। ये मन ही मन सोचने लगा कि लड़का क्या करने वाला है, पहले मेरी गाड़ी में बैठा, फिर मेरे को घर तक लेकर आ गया। ये गरीब लोग भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। अब लाकर गांव के लोगों को लाकर गाड़ी बताएगा और बोलेगा कि देखो मेरे को सेठ छोड़ने के लिए आए, मेरी कितनी इज्जत है। वो लड़का देखता है 2 मिनट के बाद में ये 12 साल का लड़का अपनी गोदी में उठाकर अपने छोटे भाई को, 4 साल के बच्चे को लेकर आता है, और उस बच्चे को सामने, गाड़ी के सामने खड़ा करके रख के बोलता है कि देखो मेरे छोटे भाई, मैं भी बड़ा होकर छोटे भाई के लिए ऐसी गाड़ी लाऊंगा और उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करूंगा जैसे इस भैया को इनके बड़े भैया ने गिफ्ट की है। आप सोचिए, जो लड़का गाड़ी चला रहा है वो कितने प्रकार के मन में परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, और वो लड़का तो कितना प्रामाणिक और कितना व्यवहारिक और कितना आदर्श बातें सोच रहा है। वैसे ही हमारे अपने जीवन में न जाने कितने प्रकार के परसेप्शन हम मन के अंदर क्रिएट करते हैं, और उन परसेप्शन के आधार पर बिना सत्यता को जाने हम कितनी ही बातें स्थापित कर लेते हैं, और उन बातों को स्थापित करके अपने जीवन को डेफिनेटली हम संकट के अंदर डाल देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, डोंट एज्यूम, एसेस, वापस रिपीट कर रहा हूं, डोंट एज्यूम, एसेस एंड देन एक्ट। एज्यूम करना नहीं, एसेस करना और फिर एक्ट करना। यदि ये वाला काम हमने किया तो हमारे रिश्तों में मधुरता बढ़ने वाली है, हमारे रिश्ते पवित्र होने वाले हैं, हमारे रिश्तों को नया आयाम मिलने वाले हैं, नए पायदान की तरफ हमारे रिश्ते बढ़ने वाले हैं। डोंट जंप इनटू कंक्लूजन बिफोर हैंड। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आप यही बोलने वाले, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आप तो मना करने वाले हो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आप तो कभी हाँ नहीं बढ़ते। जब हम ही बोल रहे हैं कि हाँ नहीं बढ़ते तो हाँ कहां से आने वाला है? डोंट जंप इनटू कंक्लूजन। कंक्लूड ना करें, हड़बड़ी ना करें। मैं बोलता हूं, हड़बड़ी गड़बड़ी करती है माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी किसी बात के कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हड़बड़ी ना करें। डोंट से यस व्हेन यू मीन नो। जो कोई बात हम नहीं कर सकते, डोंट से यस, से क्लियर नो। परिवार इज ए परिवार जहां पर सारी बातें खुले तरीके से हो सकती है। जो बात नहीं की जा सकती है, एवरीबडी शुड बी क्लियर। डोंट जोक अबाउट योर पार्टनर इन पब्लिक। पार्टनर के सामने कभी पब्लिक में बात ना करें, उन पर पब्लिक में जोक ना करें, एक दूसरे के प्रति मजाक का कारण ना बनाएं। मैं अगेन एक बात बोलता हूं, हमारा दुख सुनकर लोगों को खूब आनंद आता है, इसके लिए हमारा दुख कभी शेयर ना करें, हम हंसी का पात्र बनते हैं। दूसरों के दुख सुनकर लोगों को खूब आनंद आता है, इसके लिए अपने दुख कभी दूसरों के सामने शेयर न करें, अपने जीवन साथी के साथ शेयर करें, और आपस में एक दूसरे पर जोक न करें पब्लिक में। अकेले में जोक करें, खूब करें। डोंट एक्ट इन एनी वे दैट फ्राइटन्स और मेक योर पार्टनर इनसिक्योर। मैं तो ऐसा कर लूंगी, मैं तो वैसा कर लूंगी, मैं पियर चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। डोंट फ्राइटन योर पार्टनर। डोंट एक्यूमुलेट इश्यूज। नेवर बी अनअट्रैक्टिव ड्यूरिंग डेज और नाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, as a husband and wife, don't be unattractive towards each other during day and night also. ये पवित्र रिश्ता पवित्र बना रहे, ये पवित्र रिश्ते की मधुरता बनी रहे, ये पवित्र रिश्ते का रोमांस जीवन के अंतिम दिन तक बना रहे, इन सारी बातों पर हमने डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, so what make a happy marriage? What do you think are the ingredients of a happy marriage? Can we list out in chat box? मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से, ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैप्पी मैरिजेस के लिए काम आते हैं? अनुराधा जी लिख रहे हैं ट्रस्ट। मैं लिस्ट आउट करने की बात कर रहा हूं, और भी लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, चैट बॉक्स में टाइप करें प्लीज, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे हैप्पी मैरिजेस के लिए लगने वाली है।
वेरी गुड, फैंटास्टिक, सुपर्ब रेस्पॉन्स, सुपर्ब, 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 ग्रेट। और भी लोगों से मैं अपेक्षा कर रहा हूं, प्लीज। गुड, गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। सारे लोगों से अपेक्षा है मेरी, लिस्ट आउट करें प्लीज। यस, फैंटास्टिक। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। Ingredients of happy marriage: respect and regard. Respect should be, it should not be demanded, it should be commanded. Trust and understanding, emotional stability, healthy communication, realistic expectation. There are many more. If I possess the above, then I will have the ability to handle conflict, pressure in a marriage environment. Together we win. हम सामूहिक रूप से जीत सकते हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स है हमारे हैप्पी मैरिजेस के। दैट इज व्हाट यू हैव आल्सो रिटन। आपने भी सारी यही बातें लिखी है, जो सारी बातें हम आपके सामने ला रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो व्हाट इज अवर अल्टीमेट एम? बीइंग ए लवली कपल। हम अपने आप को एक लवली कपल के रूप में एस्टेब्लिश करें, लोगों के लिए रोल मॉडल होने चाहिए कि ऐसा लवली कपल हमने भी बनना चाहिए। ग्रोइंग एज ए फैमिली एंड गुड पेरेंट। यदि आपको यहां से आगे एक अच्छी पेरेंटिंग करनी है, तो सबसे पहले एक अच्छे पेरेंट के पहले हस्बैंड, अच्छा पार्टनर बनना होगा। और अच्छा पार्टनर बने बिना अच्छा पेरेंट नहीं बना जा सकता। और अच्छा पेरेंट बनने की दिशा में हमने यदि कदम बढ़ाना है, तो डेफिनेटली एज ए कपल, एज ए पार्टनर, हमने रोल मॉडल बनना होगा। अनकंडीशनल लव के साथ में हमने आगे बढ़ना होगा, तो ही हम हमारे हैप्पी फैमिली को हैप्पी होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद दिस, फ्रॉम माई साइड, एवरीथिंग इज ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।